चलिए स्टार्ट करें। जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। यहाँ पे मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ये पंचायती राज व्यवस्था के हैं। और यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, मतलब किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक ये आपको मिलेगा, तो इसका पूरा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे और डिटेल में पूरा अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लें कि इसका जो अनुच्छेद है ये कहाँ से कहाँ तक है, पंचायती राज व्यवस्था का अनुच्छेद। ठीक है, तो सबसे पहले प्रारंभ होता है 243 का मतलब ये है कि 243 से 243 ओ तक, और ओ को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, ना, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो यहाँ पर लिखे हैं मैंने। इसके अलावा और भी लिखेंगे इनके बाद में। तो यहाँ पे पढ़ना कहाँ से कहाँ तक, सबसे पहले ये देख ले, मतलब पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, किस अनुच्छेद से प्रारंभ होती है और किस अनुच्छेद पर समाप्त होती है, ये यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रारंभ की बात करें 243 है, और लास्ट में एंडिंग मतलब सबसे लास्ट का जो अनुच्छेद है पंचायती राज व्यवस्था का वो है 243 ओ मतलब णा, राइट। अब इसके बाद में यहां पर देख लें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया है अनुच्छेद 243। ठीक है, 243। तो 243 में आपको क्या मिलेगा, ठीक, 243 में क्या क्या दिया हुआ है, किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है और इसमें किसकी डिटेल पूरी दी हुई है, राइट। तो यहां पर ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे ये पटवारी और एमपीपीएससी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना, इसको समझना है। ठीक, तो एक एक आर्टिकल को पूरा सीक्वेंस से एक दूसरे को जोड़ के और बाय ट्रिक इसको देखेंगे, ताकि आज के बाद अगली बार अपने को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार रिवाइज कर लिया, बाद में भी 2 महीने बाद तो आराम से याद रहेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहला अनुच्छेद 243 मतलब आर्टिकल 243 243। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दी गई। क्या दी गई है, परिभाषाएं दी। अब परिभाषाएं काय की डेफिनेशन आपको दी हुई, तो परिभाषाएं आपको दी है, उसमें सबसे पहले ये है कुछ शब्दावलियां हैं दी है। तो सबसे पहली बात करें फर्स्ट, तो यहां पर ग्राम सभा, कौन है, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है किसमें, तो अनुच्छेद 243 में, राइट। अब उसके बाद में दूसरे नंबर पे यहां पर बात करें तो पंचायतें, क्या है, पंचायतें। तो पंचायतों को भी यहां पर परिभाषित किया गया। उसके बाद में तीसरे नंबर पे यहां पर देख लें तो जिला, क्या है, जिला। तो जिले को यहां पर परिभाषित किया गया है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आए तो यहां पे मध्यवर्ती स्तर, क्या है, मध्यवर्ती स्तर। ठीक है, इस तरीके से है। और उसके बाद में फिर यहां पे 5वें नंबर पे देख लें तो 5वें नंबर पे आपको मिलेगा जनसंख्या। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से यहां पर ये जो शब्द मैंने लिखे हैं इसके अलावा भी है, लेकिन जो खास आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यहां पर जो आर्टिकल या अनुच्छेद 243 है इसमें परिभाषाएं दी गई है। किन किन की परिभाषाएं दी गई है, तो ग्राम सभा, पंचायत, जिला, मध्यवर्ती स्तर और जनसंख्या की, राइट। इतना हुआ। अब इसके बाद में यहां पर इनके बारे में पूरा डिटेल में देखने से पहले थोड़ा सा आपको यहां पर सिस्टमेटिक बता देता हूं अलग से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप खुद बताओ कि कोई भी पंचायत होगी उसमें सबसे छोटी संस्था कौन सी होगी, बताएं आप। ठीक है, कमेंट करें। तो उसमें सबसे छोटी वाली संस्था होगी गांव में, वो होगी ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा होगी। तो ए नंबर मतलब सबसे पहले हम लेते हैं ग्राम सभा। तो ए लिखो यहां पे, तो यहां पर है ग्राम सभा, राइट, इस तरीके से है। और उसके बाद में बी नंबर पे आते हैं, मतलब दूसरे नंबर पे आते हैं तो एबीसीडी में बी आएगा, उसके बाद में फिर क्या आएगा, सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जाएगा। तो ग्राम सभा के बाद में आप खुद देखें कि इससे बड़ी वाली संस्था कौन सी है, तो ग्राम पंचायत आती। ठीक है, मतलब पंचायतें आती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पंचायतें। ठीक है, तो इस तरीके से ये, तो पंचायतें मतलब यहाँ पे बी में क्या करा है, पंचायतों का गठन की बात करी है। क्या है, पंचायतें या पंचायतों का गठन, ये है गठन, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पर देख लें सी। अभी अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा हूं, केवल एबीसीडी के इसके क्रम में आपको केवल बता दे रहा हूं, और उसके बाद में फिर आपको अनुच्छेद के ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे, ताकि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सी में क्या है, तो सी से हमने बात करी यहाँ पर संरचना, सी संरचना। हिंदी का इंग्लिश में सी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हिंदी में इसी से हमें प्रोनाउंस करना है, किससे, संरचना से। तो इस तरीके से यहाँ पे सी से क्या है, संरचना। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, राइट। अब फिर यहां पर देखें डी। अब डी पे आ जाएं तो डी पे क्या है, आरक्षण। ठीक है, आरक्षण।
ठीक। उसके बाद में ई पे आ जाओ तो ई पे क्या आएगा, कार्यकाल। क्या है, कार्यकाल या फिर कार्य अवधि, ठीक है। अब इसके बाद फिर एफ की बात कर लें तो एफ यहाँ पे निर्भरताएं, ठीक है, निर्भरताएं इस तरीके से ये आएगा। निर्भरताएं मतलब एक प्रकार से बोल दो तो उसका जो कंडीशन है, एक उम्मीदवार है वो चुनाव मान लो लड़ेगा तो किस तरीके से लड़ेगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी, ठीक है, उसके बारे में कहाँ पर दिया है, एफ में दिया है, निर्भरताएं दिया है, राइट। अब यहाँ पर फिर एक बार ध्यान से इसको देखें। सबसे पहले क्या आएगा, ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा। और उसके बाद में ग्राम सभा के बाद में जो बड़ी संस्था रहेगी वो क्या रहेगी, ग्राम पंचायतें या पंचायतों का गठन किसमें दिया है, तो बी में दिया हुआ है, ठीक है। केवल ए बी सी की बात करें। उसके बाद सी में क्या है, संरचना, और डी में क्या है, जब संरचना बन गई, सब कुछ बन गया है तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा किसी न किसी प्रकार से। तो आरक्षण, हर एक वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित है, ठीक है। तो इस तरीके से SC ST OBC सभी के लिए अलग अलग आरक्षण दिया गया है, ठीक। तो डी में क्या है, तो डी में है आपको आरक्षण, ठीक है, डी मतलब आरक्षण, याद रखना है। उसके बाद ई मतलब कार्यकाल, ई में क्या है, कार्यकाल मतलब उसका जो टाइम पीरियड है या फिर कार्य अवधि है, कार्यकाल है, ये क्या है, ई में है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें एफ है निर्भरताएं, ठीक है, निर्भरताएं मतलब जो भी टर्म एंड कंडीशन है चुनाव लड़ने की वो इसमें दिया गया है। तो अब यहाँ पे आ जाओ वापिस अनुच्छेद पे, ठीक है। ये ABC के फॉर्म में मैं यहाँ पे बताया पूरा। अब यहाँ पे अनुच्छेद को लेके फिर बताते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद पहले वाले में तो परिभाषा होगी, उसके बाद में अनुच्छेद 243A, ए को हिंदी में क्या बोलेंगे, क, ठीक है। तो 243A मतलब 243A में या फिर क में इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें यह दिया गया है कि ग्राम सभा क्या है या फिर ग्राम सभा का गठन किस तरीके से होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ए पे हमने क्या लिया था, ग्राम सभा। तो 243A में क्या है, तो ग्राम सभा, राइट, ग्राम सभा। यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, ग्राम सभा, राइट, ये हुआ। अब इसके बाद बात कर लें यहाँ पर ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा उन सदस्यों की या फिर उन मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जिनका नाम नामावली में, निर्वाचन नामावली में दर्ज हो या फिर पंजीकृत हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी समूह बनेगा ऐसे व्यक्तियों का, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्राम सभा बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं मिनी संसद, ठीक है, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो संसद है वो कौन है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा को मिनी संसद भी बोला जाता है, याद रखना है इसको, ठीक है। अब ग्राम सभा का जो पावर है इसके बारे में पूरा डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी केवल अनुच्छेद की बात करें। तो यहाँ पर आगे बढ़े और बी नंबर पे आए, अनुच्छेद 243B में या ख में, इसमें क्या दिया है, तो वहां पे देख लें यहाँ पे। तो बी में क्या दिया है, पंचायतों का गठन, मतलब 243B में क्या है, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, राइट। इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। अब इसके बाद अब पंचायतों का गठन किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये पूरे इंडिया के लिए एक ये 73वां संविधान संशोधन बना, ठीक है। अब उसी के अनुसार पूरे इंडिया में हर एक राज्य में, हर एक गांव में पंचायतों का गठन होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ अलग तरीके से भी करते हैं, राइट। अब इसमें हर जगह जो स्तरीय प्रणाली है, संरचना है, वो अलग अलग होती है, कहीं त्रिस्तरीय है, कहीं द्विस्तरीय है, कहीं 4 स्तरीय है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे संरचना अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे अनुच्छेद 243C है या ग है, यहाँ पर क्या दिया है, तो अभी बताया मैंने, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ। अब संरचना की बात करें, संरचना मतलब सीधे सीधे बोलो कि पंचायतों की जो बनावट होगी वो कैसी होगी, ठीक है, सिंपल फंडा इस तरीके से। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ डी पे। तो अनुच्छेद 243D है, इसको घ बोलेंगे हिंदी में। तो अब यहाँ पर इसमें क्या रहेगा, तो डी में क्या है, तो देख लो वहां पर क्या है, आरक्षण दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, आरक्षण, राइट, रिजर्वेशन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आरक्षण की बात कर लें तो आरक्षण में SC ST की बात करें, SC एंड ST, इनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है, ठीक है। आधार क्या है, जनसंख्या। तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण इनको दिया गया है। और बाकी महिलाओं की बात करें, महिला, ठीक है, महिला, तो इनका जो आरक्षण है वो 1/3 है। जितनी भी टोटल सीट है, जितनी भी सीटें हैं उनका 1/3, यहाँ पे 1/2 कर दिया मैंने, 1/3 आएगा, ठीक है, 1/3 आरक्षण रहेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 1/3 आरक्षण किसके लिए है, महिलाओं के लिए। लेकिन MP और बिहार में कुछ अलग कंडीशन है। MP और बिहार में क्या किया,
महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। जितनी भी सीटें हैं, मान लो 100 सीटें हैं तो 50 सीटें किसके लिए, महिलाओं के लिए, और बाकी अन्य के लिए, पुरुषों के लिए। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे एमपी और बिहार में है, लेकिन हर जगह कितना है, 1/3 ही। ठीक है, हर जगह कितना है, 1/3 है महिलाओं के लिए, राइट। तो इस तरीके से ये जनसंख्या का आरक्षण हुआ। और उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 243 मतलब अंग। ठीक है, तो इसमें ई पर क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे आगे लिखा मैंने, कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल हुआ, कार्यकाल। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो अनुच्छेद हैं इतने हमने कंप्लीट किए। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अनुच्छेद है जो बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसलिए इनको सबसे पहले लिया और क्रम से लिया पूरा। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। एफ क्या होता है, एफ के बारे में मैंने इससे पहले बता दिया, थोड़ी देर पहले कि डिस्कस किया था। एफ का मतलब क्या होता है कि एक उम्मीदवार की योग्यताएं क्या हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात बोले तो योग्यताएं क्या है, या फिर एक उम्मीदवार कब चुनाव लड़ सकता है, कब नहीं लड़ सकता है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी कोई भी चुनाव लड़ेगा तो उसमें 25 वर्ष की उम्र है ये करके उनको मना नहीं कर सकते हैं, यदि उस उम्मीदवार ने 21 वर्ष की एज पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, संविधान में ये प्रावधान दिया गया है, राइट। अब तो एफ के बाद में फिर आते हैं क्या, जी के ऊपर। ठीक है, 243G। उससे पहले इसको थोड़ा सा लिख लें, स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। चलिए, अब इसके बाद में यहां पर देख लें। अब इसके बाद में यहां पर क्या है, अनुच्छेद 243G की बात कर ले। ठीक है, G H I K और O, ये जो इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है या आर्टिकल है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें G में क्या दिया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 243G या फिर अनुच्छेद 243G, तो इसमें दिया है शक्तियां, कर्तव्य, शक्तियां और टोटल विषय कितने हैं ये दिया है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 73वां संविधान संशोधन करने के बाद में 1992 में आपको यहाँ पर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में, और उसी अनुसूची के अंदर टोटल 29 कितने थे, सब्जेक्ट थे, मतलब टोटल विषय है। अब विषय का मतलब ये है कि उसमें टोटल 29 टाइप्स के क्या दिए है, आपको काम दिए है, और किसको दिए है, तो पंचायत को दिए है। पंचायत में जो भी सरपंच बनेगा, जो भी उम्मीदवार बनेगा, उसको टोटल कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, कितने विषय मिलेंगे, या फिर कितने काम मिलेंगे, तो 29 टोटल काम मिलेंगे। ठीक है, ये काम करना उसका कर्तव्य होगा, उसकी जवाबदारी होगी। तो ये काय में दिया है, किसमें दिया हुआ है, 243G में दिया हुआ है। तो विषय यहां पर लिख दें, जरूर याद रखें एक बार, टोटल कितने विषय है, तो 29 विषय है, राइट। तो यहां पर ये किसमें है, तो 11वीं अनुसूची में दिया है, 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर आते हैं आगे, और अगला वाला आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसी से ही जितने भी प्रकार के संसाधन हैं, जितने भी प्रकार के इनकम से जुड़े हुए सोर्स हैं, उनका मैनेजमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो टैक्स लगाने का जो पावर होता है सरकार, ये इसको किसको, पंचायत को, वो किस में है, तो ये है आर्टिकल 243H में। ठीक है, तो 243H इसमें क्या है, टैक्स लगाने का या फिर कर लगाने के अधिकार, कर या फिर टैक्स लगाने के अधिकार, ये यहां पर याद रखना है के अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है। एच मतलब यहां पे क्या है, टैक्स। ठीक है, कर लगाने के अधिकार हो गया। अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें, इसमें अनुच्छेद 243I है ना, 243I, ये कंप्लीट करने से पहले थोड़ा सा इसमें एक और देख लें। जो एच वाले में एक पॉइंट छूटा हुआ है, वो ये है कि टैक्स लगाना और वसूल करना दोनों ही अधिकार है यहां पर। ठीक है, लगा भी सकते हैं, वसूल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये एच में है। और आई में क्या है, आई से केवल याद रखना आपको इनकम, आई से क्या है, इनकम। इनकम मतलब यहाँ पे इनकम कमीशन है, मतलब फाइनेंस कमीशन है। तो वित्त आयोग के बारे में यहाँ पे बताया है, किसमें, 243I में, कि इसकी भी बात करी थी लेकिन कैमरा बंद हुआ था जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब यहाँ पर 243I में क्या है, इसमें है आई मतलब क्या होता है, लिखेंगे हम यहाँ पे इनकम, राइट, इनकम। और इनकम मतलब यहाँ पे 243I में क्या दिया है, इनकम से हम क्या याद रखेंगे, तो इनकम कमीशन याद रखेंगे। ठीक है, इनकम कमीशन, तो इनकम कमीशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पूरा, कमीशन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे याद रखना है। और हिंदी में इसको बोलेंगे वित्त आयोग, क्या बोलेंगे, वित्त आयोग, राइट, आयोग, ये हुआ। अब इसके बाद
वित्त आयोग मतलब सिंपल यहाँ पे वित्त का मतलब होता है रुपए पैसे से जुड़ी हुई कोई भी बात हो तो ये आयोग उसका मैनेजमेंट करेगा, उसकी देखरेख ये करेगा, ठीक है। कहाँ पर कितना पैसा लगाना है कितना नहीं लगाना है इसका मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा, तो वित्त आयोग के हाथ में रहेगा, ठीक है। किसी भी पंचायत को मान लो किसी भी काम के लिए सपोज मान लेते हैं कोई तालाब बनाना है, कुआं बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए कितनी राशि आवंटित करना है उस पंचायत को ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये करेगा वित्त आयोग, राइट। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े तो आगे है यहाँ पर 243 के अनुच्छेद 243 के में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है चुनाव, ठीक है। क्या है, इलेक्शन, चुनाव। तो इलेक्शन मतलब चुनाव, चुनाव किस तरीके से करवाना है, क्या प्रणाली होगी उसकी और कब कब चुनाव होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर इसकी पूरी प्रणाली, चुनाव प्रणाली यहाँ पर दी है, प्रणाली, राइट, ये है। अब इसके बाद में फिर इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जितनी भी प्रकार की जो स्वशासी संस्थाएं हैं या फिर ग्रामीण लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो संस्थाएं हैं उनके चुनाव कौन करवाता है, तो उनके करवाने का काम है राज्य निर्वाचन आयोग के बाद में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके चुनाव कौन करवाएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग को ध्यान रखना है, याद रखना है। और अब इसके बाद में फिर यहाँ पे देखें आगे तो लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है या फिर अनुच्छेद है वो ये है कि 243O। अब 243O बोलो या फिर 243 ना बोलो, बात एक ही है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। तो 243O में आपको क्या दिया है, तो सबसे लास्ट में सारे प्रावधान पूरा कंप्लीट करने के बाद में फिर ये बताया है कि जितने भी पंचायत से जुड़े हुए मामले होंगे, चुनाव प्रणाली होगी, तो चुनाव में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं अड़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हस्तक्षेप की बात की है। तो यहाँ पर चुनाव में न्यायालय का हस्तक्षेप, न्यायालय का हस्तक्षेप ना हो ये बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अब ये जितने भी आर्टिकल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे और इनको पूरा कंप्लीट करना है, पूरा याद रखना है, ठीक है। और एक बार इस वीडियो को देख ले, रिवाइज करके देख ले, और इसको एक एक चीज़ को रिवाइज करने से होगा क्या कि आपके जो भी पकड़ है आर्टिकल्स पे वो और मजबूत होगी और लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।